चल, ऑलराइट, थोड़ा सा आवाज कम कर लिया जाए। अभी ठीक है? ऑल गुड? ज्यादा है, कम है? पटेल जी, सारुज है? चले, ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई कांट हियर द वॉइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मोर अर्निंग। जब भी बोला, क्या बोला था मैंने आपको, क्या बोलेंगे? बोलो। गुड मोर ऑलवेज। पैसा 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सर आप इतना पैसा पैसा क्यों करते हो रे? पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं भाई। बताओ ना, एक चीज ऐसी बता दो जो पैसे के बिना मिल जाएगी। वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज अबाउट द कैरेक्टर ऑफ मनी। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने बहुत बढ़िया सुंदर चैप्टर की शुरुआत करी थी, इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, जहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला था कि सर हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान बिफोर इंडिपेंडेंस कैसा था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा होने वाला है। आज बहुत मजेदार बातें अपन करने वाले हैं। चलिए फटाफट से एक बार रिकैप कर देते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1850 से लेके 1947 तक, बराबर है कि नहीं? यस सर। चलो फिर बहुत सी बातें हम लोगों ने करी थी। कौटिल्य के बारे में पढ़ा था, किंग चंद्रगुप्त मौर्य। सबके पास नोट्स है आज? आई होप एवरीबॉडी वुड बी हैविंग नोट्स। यस सर, आपके सामने चैप्टर नंबर 10 के नोट्स होने चाहिए। चलते आगे, चलो। देन हम लोगों ने एरा देखा था। क्या एरा देखा था? फ्रॉम 1757 टू 1858 एंड 1858 टू 1947, ये दो अलग अलग एरा में पूरे इंडिया को बांट दिया गया है और उसकी इकोनॉमी का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलो फिर आगे हम लोग बढ़े थे। आई थिंक मैंने यहां तक खत्म कर दिया था। ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है बच्चों? लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड, देन इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन। यस सर। अच्छा, कौटिल्य की हुआ था? क्या बात कर रहे हो? ओके ओके, ठीक है। चलो, सो 1757 से लेके 1858 और 1858 से 1947, यहां से हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको कल यूरोप बताया था, यूरोप है ना? यूरोप की कंट्रीज बताए थे और यूरोप कैसे दिखता है बताया था, ठीक है? चलिए, now the advent of Europeans and the British marked a shift in the economic history of India. The period of British rule can be divided into two sub periods. Number one, the rule of East India Company from 1757 to 1858 and British government in India from 1858 to 1947. सर आप एक चीज इमेजिन करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या ये दोनों अलग अलग चीज है? क्या लगता है? क्या लगता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या दोनों अलग अलग चीज है? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ये बिजनेस करने आई थी। इंडिया में जब पहली बार इनका आगमन हुआ था तो ये क्या करने आए थे? ये धंधा करने आए थे। ये सिर्फ बिजनेस करने आए थे। काय का? टेक्सटाइल का, पल्सेस का, जूट, ये सब पल्सेस का बिजनेस करने आए थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया, बाकी आसपास के जो राजा थे उन राजाओं को कैप्चर करना शुरू कर दिया, आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। एंड आप देखो, फ्रॉम 1858 टू 1947, 1858 से उनका रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म होना शुरू हो गई। व्हाट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट? आज का यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। आप लोगों ने सबने सुना होगा ना, अपना कोहिनूर लेके चले गए, ये करके चले गए। हाँ, तो ये वो गवर्नमेंट है, ठीक है ना? तो ये अपन पढ़ने वाले। चलो, नाउ द हिस्टोरिकल लीगेसी ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म, व्हाट डू मीन बाय कोलोनियलिज्म? कोलोनियलिज्म का मतलब होता है बच्चों कॉलोनीज। क्या मतलब होता है? कॉलोनीज। और ये वर्ड कहां से आया? कॉलोनी से आया। व्हाट डू मीन बाय कॉलोनी? कॉलोनी मतलब जहां जहां पे ब्रिटिशर्स ने राज किया है, जहां जहां पे ब्रिटिशर्स ने राज किया है उसको बोलते हैं कॉलोनी। आपने एक चीज नोटिस करी है क्या? ये चाइना की कभी क्रिकेट टीम क्यों नहीं होती? सोचा है कभी? वर्ल्ड कप में चाइना क्यों नहीं खेलता? चाइना इतना बड़ा नेशन है, इतना बड़ा नेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू कर दिया खेलना वर्ल्ड कप में, चाइना क्यों नहीं खेलता? चाइना इसलिए नहीं खेलता कि बच्चों एक चीज नोटिस करना, चाइना के ऊपर कभी भी ब्रिटिशर्स ने राज किया ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने रूल किया ही नहीं। आप एक चीज नोटिस करना, इंडिया और चाइना के बीच में क्या आता है? हिमालयन रेंजेस आते हैं। क्या आता है? हिमालयन रेंजेस आते कि नहीं आते? तो हिमालयन रेंजेस को पार करके फिर चाइना में घुसना आसान था क्या? बिल्कुल नहीं। तो ब्रिटिशर्स कभी चाइना गए ही नहीं। तो जब चाइना गए नहीं तो क्रिकेट गेम किसका है? दो गुना लगान देना पड़ेगा। देखिए लगान पिक्चर देखिए। हाँ, तो ब्रिटिशर्स कभी वहां पे गए नहीं तो क्रिकेट का कल्चर डेवलप हुआ ही नहीं। चाइना के अंदर इंग्लिश बोलते ही नहीं वो लोग। बोलते कि इंग्लिश नहीं बोलते, वो लोग चाइनीज बोलते। क्यों? वहां पे ब्रिटिश कल्चर आया ही नहीं।
वहां पे उनकी कॉलोनी सेटअप हुई नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन पूरा जैसा इंडिया कैप्चर कर लिया तो उन्होंने वैसा नहीं हुआ था। आप देखोगे कि वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते, उनका खुद का गूगल है, उनका खुद का माइक्रोसॉफ्ट है, उनका खुद का व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब उनका है, जीमेल उनका है, यूट्यूब इनका है, सब उनका है। वो लोग कोई भी अमेरिकन एप्स यूज करते ही नहीं है, और हम लोग सारे अमेरिकन एप्स यूज करते हैं। इजंट इट? ये फर्क है इंडिया और चाइना में, ये फर्क है इंडिया को कॉलोनी बनाने में, और ये फर्क है चाइना को कॉलोनी नहीं बनाने में। तुमको समझना है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो चाइना कभी कॉलोनी बना नहीं, उसको बोलते कोलोनियलिज्म। सबको समझ में आ रहा है कि बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो। So the historical legacy of British colonialism is an important starting point to illustrate the development path of India. With the onset of industrial revolution in the later half of 18th century, ये बच्चों later half मतलब रे, can I say 1700s, I mean 1750 से लेके 1799 तक? Yes sir, no sir? मिडिल हाफ कहां से आएगा, कहां से आएगा? 1750 से लेके 1799 तक सेंचुरी। नाउ द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ब्रिटेन इंक्रीज मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब होता है मल्टीपल टाइम्स, लिखो। मैनीफोल्ड का मतलब होता है मल्टीपल टाइम्स, लिखो। बहुत तेजी से बढ़ा ब्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, बहुत तेजी से बढ़ी, एंड इट इंक्रीज मैनीफोल्ड मल्टीपल टाइम्स, and consequently there arose the need to augment raw material supply as well as the need for finding markets for finished goods. This led to a virtual reversal of the nature of India's foreign trade from an exporter of manufacturer, क्या बोल रहा है वो, from an exporter of manufacturers to an exporter of raw material. आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, मुझे इसका एनालिसिस बताओ। I want the analysis of this statement. I want the analysis of this statement. क्या? This led to the virtual reversal of the nature of India's foreign trade from an exporter of manufacturers to an exporter of raw material. इसका मतलब क्या हुआ रे? वेरी गुड। और अब क्या करता है? आप एक चीज समझो कि इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या होगा, और हम लोग लॉस पे रहेंगे कि प्रॉफिट में रहेंगे, आप ये चीज बताना, ठीक है? मान लेते हैं, लेट्स सी, मुझे जो है अरे कह रहे ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है मेरे को ड्राइंग में, और आप लोग अगर एक चीज देखोगे तो मैंने इस बार इंडिया अच्छा बनाया, अच्छा बनाया ना रे? तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। जिसने नहीं बजाया मैं उल्टा लटका दूंगा, नाले को बजाओ रे। चलिए शाबाश, थैंक यू सो मच बच्चा लोग। सो दिस इज अवर प्यारा प्यारा इंडिया। यस सर। चलिए मान लेते हैं, मान के लेते बनाए हैं, देखो इधर देखो। अब एक चीज नोटिस करेगा तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज है, और यहाँ पे आपका चाइना है ना? यहाँ पे भिखारिस्तान, सॉरी पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब चीज आती है। यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज आती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मिडिल ईस्ट आता है, समझो, ठीक है? अब मान लेते हैं, क्या बोला उसने कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड रिवर्स हो गया। क्या हो गया? फ्रॉम एन एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर टू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब सर मान लेते हैं कि हमने इंडिया से रॉ मटेरियल भेजा यूएसए, क्या भेजा? एक्सपोर्ट किया हम लोगों ने, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया। सिनेरियो नंबर 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है? समझना, हम लोगों ने क्या किया? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया। किसको एक्सपोर्ट किया? अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। तो मुझे बताइए अमेरिका उसका क्या बनाएगा? फिनिश गुड्स बनाएगा, बोलो ना बच्चों, फिनिश गुड्स बनाएगा ना? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आईफोन। आईफोन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आईफोन, पाइनएप्पल, एप्पल, ठीक है? लेट्स से आईफोन की बात करते हैं। आईफोन का जो कैमरा है वो मान लेते हैं कोडैक कंपनी का जाता है, कोडैक इंडिया की कंपनी, ठीक है? आईफोन कंपनी का जो कैमरा का जो रॉ मटेरियल है कोडैक, वो इंडिया से जाता है यूएसए, और यूएसए आईफोन बनाता है। क्या बनाता है यूएसए? आईफोन। आईफोन की रॉ मटेरियल की कॉस्ट सब कुछ मिला के उसका जो कॉस्ट है, मैं मान के चल रहा हूं कि भैया अभी फॉर एग्जांपल मान लेते कि ये 16 प्रो मैक्स है, लेट्स से दिस इज 16 प्रो मैक्स, तो 16 प्रो मैक्स का वैल्यू मान लेते कि कॉस्ट है 1,20,000। कितना है कॉस्ट बच्चा? 1,20,000। इसका मार्केट रेट कितना है? 1,50,000 रुपीज। कितना है मार्केट रेट? 1,50,000। तो सर मुझे एक बात बताइए, एज अ इंडियन, केदार सर के पास 16 प्रो मैक्स है, केदार सर ने सिर्फ कैमरा लिया कि पूरा फोन लिया?
पूरा फोन लिया ना, और पूरा फोन कहां से आया, कहां से, यूएस से आया। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे यहां पे ही अगर फोन मिल जाता तो मुझे सस्ते में नहीं मिलता क्या? अगर मुझे यहां पे ही बनाया हुआ फोन मिल जाता तो मुझे सस्ते में मिलता ना। जैसे आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो अभी जाके एप्पल ने इंडिया में अपने फैक्ट्री डालना शुरू किया है, तो जब वो इंडिया में बनाएंगे तो इंडिया में सस्ता बनेगा ना, इंडिया में सस्ता बनेगा। क्यों? लेबर यहाँ का, रॉ मटेरियल यहाँ का, सब चीज यहाँ की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम, इंपोर्ट का कॉस्ट कम, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा नहीं तो सस्ते में पड़ेगा। तो सर ये 1.5 लाख का फोन आपको इंडिया में एमआरपी इसकी 1,20,000 की मिल जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। ये तुमको समझ में आ रहा है क्या? मतलब सर अपने लिए नुकसानदायक, नुकसानदायक क्या था, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना कि फिनिश गुड्स को? रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना। सर अगर हम लोग फिनिश गुड्स बना के एक्सपोर्ट करते ना तो हम लोग फायदे में रहते। बोलो यस सर, नो सर? यस सर। तो इसलिए मोदी जी बोलते हैं कि भाई और बहनों, इस देश में बनाओ और पूरे कंट्री में, क्या बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेचो चलेगा, लेकिन बनना यहां पे चाहिए, मेड इन इंडिया। यहां पे बनेगा, बाहर बिकेगा तो प्रॉफिट इंडिया के इंडिया में रहेगा। अरे बोलो बच्चों यस सर, नो सर? यस सर। आप देखो कितनी सारी कंपनीज है, कार कंपनी सारी बाहर की है। टाटा अगर छोड़ दे, महिंद्रा अगर छोड़ दे, तो सारी लग्जरी कार्स बाहर की है। लंबोर्गिनी, फरारी, मुस्टैंग, इजंट इट, ये सब कहां की है? मैक्लेरन कहां की है? सब बाहर की है। तो बाहर से जब इंपोर्ट होती है ना, आपको पता है फरारी मान लेते अगर 1 करोड़ की है, फरारी अगर मान लेते 1 करोड़ की है, जब वो इंपोर्ट होती है ना तो उसके ऊपर 200% ड्यूटी लगती है। कितने परसेंट ड्यूटी लगती है? 200%। तो 1 करोड़ प्लस 200% ऑफ 1 करोड़ कितना हो गया रे? 3 करोड़। तो फरारी कितने की हो गई? 3 करोड़ की फरारी हो गई। तो सर इंडियन कंज्यूमर के लिए वो गुड्स महंगे हुए कि सस्ते हुए? महंगे हुए। और यही अगर यहाँ पे बनती फरारी तो फरारी की सवारी, इजंट इट? हम लोग यहाँ पे हर कोई खरीदता कि नहीं खरीदता? खरीदता ना सर? तुमको डिफरेंस समझ में आया क्या? यस सर। तो ये है कि भाई इंडिया जो था, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग आई मीन फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर बनता तो फायदे में रहता, लेकिन यहाँ पे वो फायदे में नहीं था। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? बहुत ज्यादा अपन डीप अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो, नाउ द इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स वेर सब्जेक्टेड टू हेवी टैरिफ्स। टैरिफ्स का मतलब लिखो टैक्सेस। टैरिफ्स का मतलब लिखो टैक्सेस। टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्सेस। सो द इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर सब्जेक्टेड टू हेवी टैरिफ्स। जैसे आज यूएस लगाता है, यूएस लगाता है ना, यूएस क्या बोलता है, इंडिया के गुड्स जो भी आएंगे ना उसके ऊपर हम लोग 50% टैरिफ लगाएंगे। कितने रुपए टैरिफ लगाएंगे? कितने रुपए लगाएंगे? 50% टैरिफ लगाएंगे। मान लेते हैं ये बिस्लरी, या मान लेते हैं अगर ये बिस्लरी हम लोग इंडिया से यूएस भेजे एक्सपोर्ट करें, तो मान लेते हैं ये अपना इंडिया है, ठीक है ना? तो यूएस जब इसको इंपोर्ट करेगा, यूएस जब इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट करने के पहले डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि मैं इसके ऊपर 50% ड्यूटी लगाऊंगा। 50%। मतलब अगर ये पहले 100 रुपए में यूएस में घुस रही थी तो अब 150 रुपए में घुसेगी। अगर ये 100 रुपए में पहले यूएस में जा रही थी तो अब कितने में जाएगी? 150 में जाएगी। तो आप मुझे बताइए वहां का जो कंज्यूमर है, ये जो महंगे गुड्स लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। वो बोलेगा भैया हमको हमारे घर में 120 रुपए में पानी मिल रहा है, तो हम इंडिया का बिस्लरी 150 रुपए में क्यों खरीदे? ये तुम्हाला कळतंय का रे? ये तुम्हाला जाते की जाते है? ये जाते ना रे? हाँ। इसीलिए टैरिफ्स आर डेंजरस। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं यूएस के पीछे पड़े होते हैं कि भैया टैरिफ कम कर तो हमारा गुड्स यूएस पहुंचेगा। आर यू क्लियर? यस सर। जिस भी कंट्री के अंदर टैरिफ्स कम है, आप देखना इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है वहां पे। बराबर कि नहीं? क्यों? लोग डरते नहीं है। लोग, वहां के जो कंज्यूमर्स है गुड्स खरीदते हैं ना, आपने अगर इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया तो वहां के कंज्यूमर के लिए तो वो चीज महंगी हो गई ना, वहां के लिए तो वो चीज महंगी होगी। चलो शाबाश। सो इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हेवी टैरिफ लगा दिया, एंड द इंपोर्ट्स वेर चार्ज लो टैरिफ्स अंडर द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स फॉलोड बाय द ब्रिटिश। कितने होशियार थे लोग। ब्रिटिश लोग क्या करते थे? रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे। क्या करते थे? रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे। और क्या लिखा है वहां पे? इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ कम है और एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ ज्यादा है। मतलब इंडिया के जो गुड्स जाएंगे वो ज्यादा हेवी टैरिफ के जाएंगे, और जो ब्रिटिशर इंडिया में इंपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, वो बहुत कम टैरिफ पे आ रहा था। मतलब आप एक चीज समझो, ब्रिटिशर्स को इंपोर्ट सस्ता पड़ रहा था और यहाँ पे वो गुड्स बना के बाहर भेज रहे थे तो डबल प्रॉफिट हो रहा था। मतलब वो इंडिया को हर जगह से मार रहे थे। Isn't it? इंडिया के गुड्स बाहर जाने देंगे नहीं, और बाहर से हम रॉ मटेरियल मंगा के हम बेचेंगे, प्रॉफिट पूरा हमारा, ये ब्रिटिशर्स बोलते थे। मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है ना, वो डायरेक्टली डीप डाउन चली गई बिकॉज ऑफ दिस।
सो दिस मेड द एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स रिलेटिवली कॉस्टलियर. ये तुमको समझा क्या, ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है तुमको समझा क्या? एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स रिलेटिवली कॉस्टलियर. अरे ज्यादा टैरिफ लगेगा ना, 100 रुपए के ऊपर अगर तुम लोगों ने 100% टैरिफ लगा दिया तो गुड्स कितने में जाएंगे, 200 रुपए में जाएंगे, बराबर है? तो वो महंगा होगा कि सस्ता होगा? महंगा होगा. सेंटेंस का मीनिंग समझा? गुड. एंड द इंपोर्ट्स चीपर. इंपोर्ट्स चीपर क्यों है? क्योंकि टैरिफ कम लगा है. इंपोर्ट्स चीपर क्यों है? क्योंकि टैरिफ क्या लगा है? कम लगा है. बोलो बच्चों यस सर, यस सर. चलो. नाउ इन दिस बैकड्रॉप द इंडियन गुड्स लॉस्ट देयर कॉम्पिटिटिवनेस. सही बात है ना यार, जब इंडिया के गुड्स बाहर जाएंगे नहीं तो कॉम्पिटिटिवनेस लूज तो हो गई. कॉन्सिक्वेंटली द एक्सटर्नल एज वेल एज द डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडिजिनियस प्रोडक्ट. इंडिजिनियस का मतलब होता है डोमेस्टिक, लिख सकते हो आप लोग. इंडिजिनियस का मतलब होता है डोमेस्टिक. और जिसको लिखना है कि भाई एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ्स का क्या असर होता है, वो लिख सकता है कि भाई एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ ज्यादा लगा है तो वो कॉस्टली हो गए, इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ कम लगा है तो वो चीप हो गए. Consequently, the external as well as the domestic demand for indigenous products fell sharply, culminating in the destruction of Indian handicrafts and manufacturers. The destruction of Indian manufacturers, mainly due to the hostile empirical policies to serve the British interest and the competition from machine-made goods, had far-reaching adverse consequences on the Indian manufacturing sector. The problem was aggravated. Aggravated मतलब बहुत तेजी से बढ़ गई. लिखो बढ़ जाना. एग्रीवेटेड का मतलब लिखो बढ़ जाना, बहुत तेजी से बढ़ गई, बहुत ही तेजी से बढ़ गई. बहुत तेजी से बढ़ जाना उसको बोलते हैं एग्रीवेशन. लिखा सब लोगों ने बेटा? बढ़ जाना. Problem was aggravated by the shift in patterns of demand by domestic consumers favoring foreign goods, as many Indians wanted to affiliate themselves with the Western culture and ways of life. देखो कितना जबरदस्त स्टेटमेंट लिखा है अंदर एकदम लास्ट में. The problem was aggravated. प्रॉब्लम बढ़ी क्यों? आप लोग एक चीज समझना, हम लोगों ने ना बाहर के कपड़े पहनना शुरू कर दिया. जैकेट्स, थ्री पीस सूट्स, हैट्स, स्टिक्स. भगत सिंह याद है क्या, भगत सिंह ने भी पहने थे. और बाद में एक मूवमेंट आई थी स्वदेशी मूवमेंट, जहां पे हम लोगों ने बहुत बाहर के सारे गुड्स जला दिए थे. याद है क्या कुछ? तुम लोग हिस्ट्री उस्ट्री पढ़ा कि नहीं पढ़ा? थोड़ा पढ़ा है ना. तो ये प्रॉब्लम वहां पे खड़ी हुई कि भैया प्रॉब्लम बढ़ा क्यों? बाय द शिफ्ट इन द पैटर्न्स ऑफ डिमांड बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर्स फेवरिंग फॉरेन गुड्स. बाहर से ब्रिटिशर से आए हुए गुड्स हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया. इसलिए गांधी जी चरखा लेके बैठते थे कि भैया खादी बनेगी और मेरा हिंदुस्तान खादी यूज करेगा. Then, as many Indians wanted to affiliate themselves with the Western culture and ways of life. आज आप देखो अपना स्कूलिंग सिस्टम ये वेस्टर्न कल्चर है, इंडियन रेलवेज वेस्टर्न कल्चर है, कॉलेजेस वेस्टर्न कल्चर है, हमारी लैंग्वेज वेस्टर्न कल्चर है. आप सोचो पूरा इंडिया 60-70% वेस्टर्न कल्चर अपना चुका है. नहीं? यस. बर्गर हमारा नहीं है, पिज्जा हमारे नहीं है, नूडल्स हमारे नहीं है, पूरन पोली हमारी है वो हम खाते नहीं है. हमको चाहिए पिज्जा डबल चीज मार्गरीटा. काय का मार्गरीटा? ऐसा मारेगा ना, ये हमारा खाना है ही नहीं, ये सब बाहर से आया हुआ है. ब्रेड, जिंदगी में कभी ब्रेड देखा था क्या तुम लोगों ने? ये ब्रेड अपना है क्या? ब्रेड इज नॉट आर्स. ये ब्रेड ब्रिटिशर्स का खाना है. हम लोग पानी यूज करते, वो लोग टिश्यूज. ये फर्क है. तुमको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? So the damage done to the long established production structure had far reaching economic and social consequences as it destroyed the internal balance of the traditional village economy, which was characterized by the harmonious blending of agriculture and handicrafts. These were manifest as. कितना सुंदर था हमारा देश. आप देखो वी आर द एग्रीरियन इकोनॉमी. इंडिया इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ना. 70% तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर से ही पैसा कमाया जाता है. आप लोग पहले देखे सबके पास खेत थे, दादा परदादा सबके पास खेत था. आप सबके पास एक ना एक खेत तो होगा. आम्ही आमच्या शेतात जातोय, बरोबर की नहीं? आमच्याकडे फार्म हाउस है, किसी न किसी के पास तो होगा ही होगा, एक ना एक तो होगा, छोटा मोटा हो, 1 एकड़ का 2 एकड़ का, लेकिन होगा. क्यों? इंडिया इज एग्रेरियन इकोनॉमी. हम लोग पहले से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है मुन्ना. अरे हम लोग के पास कहां पे थी इंडस्ट्रीज? कहां थे हमारे पास? आईटी सेक्टर था क्या? नहीं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था क्या? नहीं. तो क्या था? एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स, वीविंग. औरंगजेब पता है क्या तुमको? औरंगजेब, औरंगजेब को तुम लोग को देखा कुछ ना कुछ सिलते रहता है नालायक, पता है कि नहीं? ऐसा कुछ ना कुछ सिलते रहता है. सिवा. तो पहले ये ट्रेडिशन था इंडिया के अंदर. हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिसंस हमारे यहाँ पे पहले हुए हैं.
शिवाजी महाराज के कपड़े देखना, चंद्रगुप्त मौर्य के कपड़े देखना, रानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, इनके कपड़े देखना, क्या सुंदर कपड़े थे। आज से कपड़े मिलते ही नहीं, एकदम झंटेपैटिक से कपड़े मिलते अभी। दूल्हे को देखना शादी में क्या पहनता है वो, आजकल तो लहंगा पहनना चालू कर दिया दूल्हों ने। रणवीर सिंह। चलो, सब पहले ये सब चीजें बहुत खूबसूरत थी इंडिया के अंदर, लेकिन ब्रिटिशर सब कुछ खराब करके चले गए। चलिए, तो दिक्कत कहां हो गई, देखो बच्चों, दिक्कत हो गई लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। जो जो मैं चीजें हाईलाइट कराने की कोशिश कर रहा हूं करो, जब मैं हाईलाइट करूंगा आप भी करोगे। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, an absence of alternate sources of employment which forced many to depend on agriculture for livelihood. Then the increased pressure on land caused subdivision, increased pressure caused subdivision and fragmentation of land holdings, subsistence farming and reduced agricultural productivity. तीसरा, the imports of cheap machine made goods from Britain. क्या किया हम लोगों ने, मशीन गुड्स, चीप मशीन मेड गुड्स इंपोर्ट किए, एंड एन ओवर्ट शिफ्ट ऑफ टेस्ट एंड फैशन ऑफ इंडियंस इन फेवर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स मेड द सर्वाइवल ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑल द मोर डिफिकल्ट। अब आप मुझे बताओ, इधर देखो, मान लेते हैं कि इंडिया में टमाटर बनते हैं, टमाटर बनते हैं ना, खाते हो तुम लोग टमाटर, बनते हो टमाटर, खाते हो। यही अगर टमाटर बाहर से आने लग जाए, हमारे यहाँ पे इंडिया में बनते मान लेते 50 रुपए किलो टमाटर, और बाहर से अगर आने लग गए 20 रुपए किलोमीटर टमाटर, लोग क्या लेंगे। क्यों रे, मेरा देश महान, भारत माता की जय। देशद्रोहियों, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हाँ, इंडिया का गुड्स इस्तेमाल करो ना, बाहर का क्यों इस्तेमाल करते हो। सर जेब पहले, हाँ जेब पहले देखता है हिंदुस्तान, गलत नहीं है कुछ। गुड मोर और तेरी इंसान हमेशा पहले जेब देखता है। क्यों देखता है, क्योंकि 30 रुपए सस्ता मिल रहा है ना सर, टमाटर तो टमाटर होता है। चाइना से खाओ कि इंडिया का खाओ, टमाटर तो टमाटर है। गवर्नमेंट ऐसा होने देती नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है पता है, अभी अगर इंडिया में 50 रुपए किलो मिल रहा है ना, और अगर चाइना से इंपोर्ट हो रहा है 20 रुपए किलो, उसके ऊपर 100% ड्यूटी लगा देगी, ये 200% ड्यूटी लगा देगी। अब बड़ा कितने में बिक रहा है, 60 में। अब क्या लोगे, 50 रुपए किलो, जय माता दी, कळलं का तुम्हाला। तो इट्स ऑल अबाउट हमने को क्या इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट नहीं करना है, ये हम लोगों को देखना है। अगर अपन वही चीज इंपोर्ट करने लग गए जो इंडिया में मिलती है, तो जो इंडिया का सेलर है वो तो मर जाएगा ना रे। वो बोलेगा साला मैं क्या बेचूं फिर। लोग बाहर का, अगर मान लेते आम 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 का सीजन चल रहा है, हापुस आंबा, अगर हम लोग ये बाहर से इंपोर्ट करने लग गए, हाँ, तो नागपुर वाले तो लटक ही जाएंगे। उनके आम खाएगा कौन, हाँ, इजंट इट, यस सर, नो सर। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, क्या इंपोर्ट करना है क्या इंपोर्ट नहीं करवाना है, उसके ऊपर देख के चलती है कि भैया जो चीज यहाँ पे बन रही है वो बाहर से इंपोर्ट मत करो। यहाँ के जो सेलर्स है, यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स है, उनको चांस दो बेचने का, तब जाके इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी। अरे बोलो ना, यस सर। चलो, ओके, सो द सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर, स्पेशली द जमींदारी सिस्टम, सबसे खराब सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्रिएटेड क्लास ऑफ पीपल हुज इंटरेस्ट वेर फोकस्ड ऑन परपेचुएटिंग द ब्रिटिश रूल। लगान, ये तुमको पता है ना लगान क्या था। इंडिया के राजा लोग भी उनको सपोर्ट करते थे, नालायकों को। इनसे वसूलते थे लगान, ब्रिटिशर्स को देते थे, ब्रिटिशर्स उसमें से कुछ टुकड़ा निकाल के इन राजाओं को देते थे। जमींदारी सिस्टम। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते मैं किसान हूं, मैं कौन हूं, मैं किसान हूं, और तुम लोग ब्रिटिशर्स हो, या फिर तुम लोग राजा हो वहां के। मैं जाता हूं, मालिक प्लीज थोड़ी जगह जगह दे दीजिए ना प्लीज, थोड़ी सी वो थोड़ा सा गेहूं लगाना था मालिक, बच्चा मेरा स्कूल जाता है। ठीक है, मिल जाएगा, यू विल गेट द लैंड, बट यू विल गेट द लैंड एट द रेट ऑफ 50%। इज इट क्लियर। मालिक हमको कुछ समझ में नहीं आया मालिक, वो क्या बताता पापा 50% क्या बोले। फिर वो इंडिया वाला राजा वाला उसको ट्रांसलेट करता था, 50% बोल रहा है, 50%, 50% ऊपर देना पड़ेगा, लोगे। मालिक आप जो बोलेगे करेगा, समझ में कुछ नहीं आया, आप जो बोलेगे करेगा, ले लिया लोन। अब जब वापस लौटाने की बारी आई ना, तब बोला लाओ 50% लगान। वो बोले भैया कहां से लाए हम लोग, जब खुद के घर में ले जाने के लिए पैसा नहीं है तो तुमको लगान देंगे कैसे। तो दूसरे दिन मालूम पड़ा पंखे पे लटक गया किसान। हंसने की बात नहीं है, इसको बोलते हैं इनडेटेडनेस। आगे आएगा वर्ड, ये देखो पॉइंट नंबर 6, हाई इनडेटेडनेस, दिख रहा है क्या, आया समझाऊंगा। तो लोन देने के टाइम पे तो बोल दिया, लेकिन लौटाएगा कैसे किसान यार, क्या खाएगा, क्या बेचेगा, क्या लोन के ऊपर इंटरेस्ट चुकाएगा। इमेजिन करो कितनी खराब हालत थी बिफोर इंडिपेंडेंस। अरे यस सर, नो सर।
So zamindari system created a class of people whose interests were focused on perpetuating the British rule. Excessive pressure on land increase the demand for land under टेनेंसी. टेनेंसी मतलब भाड़ेकरी. टेनेंसी वर्ड आया टेनेंट से, और टेनेंट का मतलब होता है भाड़ेकरी. भाड़े पे ली, रेंट पे ली जगह, क्या देना पड़ेगा? हर महीने भाड़ा देना पड़ेगा, या फिर लगान देना पड़ेगा, या फिर बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा. And the zamindars got the opportunity to extract excessive rents and the other payments. साहूकार करते हैं तुम्हाला, ये साहूकार वर्ड तुमने कभी ना कभी तो सुना होगा. साहूकार लोग क्या करते थे? पैसे ले जा, इतने इतने टके पे ले जा, गिरवी कुछ मत रख, लेकिन 70%, 50%, 40%, 30%. आज भी आप देखोगे मार्केट के अंदर ये सब चलता है ना? 2 लाख रुपए ले जा 40 टके पे, बैंक से मिलता है 12%, लेकिन बैंक कोलेटरल मांगती है. तो आप लोग बैंक के पास जाते नहीं हो. आप किसके पास जाते हो? ऐसे इंसान के पास जाते हो जो बिना कोलेटरल के आपको पैसा दे सके, लेकिन वो लोग इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मांगते हैं. इंटरेस्ट मांगते हैं ना, बहुत इंटरेस्ट मांगते हैं सर. ये फर्क है. देन एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, हाई इंडेटेडनेस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट. हाई इंडेटेडनेस मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि मैंने जमींदार से कितने का लोन लिया? 100 रुपए का लोन लिया. जमींदार बोलता है कि इसके ऊपर मैं 40% इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो साल के एंड में मुझे कितना लौटाना है? 140 रुपया. ये किसान क्या करता था पता है? अब देखो 140 रुपया उसको साल के एंड में लौटाना है, तो वो क्या करता पता है? किसी और से 100 रुपए का लोन लेके आता था. किसी और से 100 रुपए का लोन लेके आया, उसमें से 140 रुपए में से 100 रुपए लौटा दिए, अब 40 रुपए बचे. तो ये 100 रुपए अब किसी से लोन लिया ना, ये चुकता करने के लिए किसी और से लोन लेके आएगा. इसको बोलते हैं इनडेटेडनेस. एक लोन चुकता करने के लिए दूसरा लोन लेना. आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं है कि सर इसकी टोपी उसके सर, ये लोन चुकता करने के लिए कहीं और से लोन लेके आ गया. अरे ये सर नो सर. और ये कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा ना बॉस, कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा ना. कहां रुकेगा? फांसी. एग्जैक्टली दिस हैपेंस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. फार्मर्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. और बहुत सी बार क्या करते पता है? ये जो 100 रुपए का लोन लिया था ना, इस 100 रुपए के लोन में से 60 रुपए जो है उससे एग्रीकल्चर का सामान लाया, 40 रुपए अपनी बेटी की शादी में हुंडा दे दिया, अपनी बेटी की शादी में दहेज दे दिया. फिर बोला ना उसको कि क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने तो एग्रीकल्चर किया. मजबूरी बन जाती है ना, क्योंकि सामने वाला बिना अल्टो के शादी कर ही नहीं रहा. अरे अल्टो बिना गाड़ी के शादी कर ही नहीं रहा, तो फिर क्या करेगा वो? उसको देना पड़ेगा ना. आज भी चलता है, आज भी हुंडा चलता है इनडायरेक्टली. मैंने हुंडा थोड़ी लिया, मैंने तो गिफ्ट लिया. मैंने जबरदस्ती नहीं लिया, उन्होंने गिफ्ट दिया. नालायक, गिफ्ट दिया क्या? तूने लिया इसलिए दिया ना. राजस्थान के अंदर तो 1-1 करोड़ रुपए का हुंडा जाता है. पेट्रोल पंप, हाँ पेट्रोल पंप जाता है, और करोड़ों रुपए जाते हैं, जगह जाती है, सोना जाता है. 1 करोड़ रुपए कैश, जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कैश देखी नहीं, वो जाता है. बताओ. समझ रहे हो? इसको बोलते हैं इंडेटेडनेस. चलो. So the absentee landlordism, high indebtedness of agriculturists, growth of a class of exploitative money lenders, and low attention to productivity enhancing measures led to a virtual collapse of Indian agriculture. आपको एक सवाल करूं क्या? आप मुझे बताओ, इंडिया के जीडीपी में, इंडिया की जो जीडीपी, मान लेते हैं इंडिया के जीडीपी आज 100 रुपए, कितने रुपए बेटा? क्या लगता है आपको इसमें से सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट क्या करता होगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर? क्या लगता है? एग्जैक्टली रॉन्ग. सर्विस सेक्टर है. 51% कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर का है. अरे बताओ ना मेरे को, आज आप देखोगे तो 100 में से 70 स्टार्टअप सर्विस ओरिएंटेड है. जेप्टो, जोमेटो, ब्लिंकिट, ग्रोफर्स, पेटीएम, बोलो ना सर्विस ओरिएंटेड. फिर तुम्हारा शेर खान, जीरोदा, फिजिक्स वाला, हाँ, ये सब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये सब क्या है? ये सारे सर्विस ओरिएंटेड है. और इनका टर्नओवर, इनका वैल्यूएशन, ये सब कहां पे जा रहा है? करोड़ों में, बिलियन डॉलर्स, इजंट इट? सो दीज आर ऑल सर्विस ओरिएंटेड. तो हमारा जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है. ठीक है ना? चलो.
We shall have a look into the stagnated nature. Stagnated, ये वर्ड आया stagnation. Stagnate हो जाना मतलब रुक जाना. लिखो, रुक जाना, एक जगह पे रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना. रुक जाना, एक जगह पे रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना, उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन. स्टैग्नेट हो जाना. We shall have a look into the stagnated nature of industrialization during the colonial era. Factory based production did not exist in India before 1850. The modern industrial पेज पलटो बेटा. The modern industrial enterprises in colonial India. Colonial, आपको बताया था मैंने, ये वर्ड कहां से आया colonial बेटा? Very good. Colonies से. So enterprises in colonial India started to grow in mid 19th century. The cotton milling businesses grew steadily throughout the second half of the 19th century and achieved high international competitiveness. The cotton mill industry in India had 9 million spindles. ये 9 million मतलब कितने लाख रे? Very good. 90 lakhs. 1 million का मतलब होता है 10 लाख. 1 million का मतलब 10 लाख. तो 9 million मतलब 90 लाख. 9 million spindles in 1930s, which placed India in the fifth position globally in the terms of number of spindles. Spindle का मतलब होता है, आपने देखा वो गट्ठा आता है, मतलब उस डोरी का गट्ठा, उसको स्पिंडल बोलते हैं. अपने घर पे वो सफेद कलर की डोरी आती होगी, हाँ, तो उसका जो गट्ठा होता है ना, उसको स्पिंडल बोलते हैं. ठीक है. Now jute mills also expanded rapidly in and around Calcutta in response to a mounting global demand for ropes and other products. बच्चों क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन पढ़ रहे कि ब्रिटिशर्स के पहले, आई मीन ब्रिटिशर्स 1947 के पहले ब्रिटिश राज के अंदर क्या हो रहा था इंडिया में, हम लोग किस किस चीज के अंदर प्रोडक्शन कर रहे थे, और हमारा जो ये स्पीशीज है, जूट हो गया या रोप हो गया, ये कहां कहां पे थे. So jute mills also expanded rapidly in and around Calcutta in response to a mounting global demand for ropes and other products. And Indian jute occupied a large share of the international market by the late 19th century. At the end of the 19th century, the Indian jute mill industry was the largest in the world. ए बच्चों, at the end of late 19th century मतलब ईयर क्या रहा होगा? 1880s, 1890s, ये ईयर रहा होगा जिसको बोलते हैं लेट 19th century. ओके. The Indian jute mill industry was the largest in the world in terms of amount of raw jute consumed in the production. In India, in addition, brewing, पेपर मिलिंग, हाईलाइट करते जाओ, पेपर मिलिंग, लेदर मेकिंग, मैचेस एंड राइस मिलिंग इंडस्ट्रीज आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग द सेंचुरी. हेवी इंडस्ट्रीज सच एज द आयरन इंडस्ट्री were also established as early as 1814. करते जाओ हाईलाइट, हाईलाइट करते जाओ. आयरन इंडस्ट्री कब आई? 1814 by the British capital. India's iron industry was ranked 8th in the world in terms of output in 1930. आउटपुट को लिखो प्रोडक्शन, आउटपुट को लिखो प्रोडक्शन. Due to progress in the modern industrial enterprises, some industries even reached global standards by the beginning of 20th century. Just before the Great Depression, India was ranked as the 12th largest industrial country measured by the value of manufactured products. कितना था अपना रैंक? 12th largest industrialized country. The producer goods industries, however, did not show high levels of expansion. Perhaps the most important of the factors that led to this state of affairs was the pressure exerted by the English producers in the matters of policy formulation to positively discourage the development of industries which were likely to compete with those of the English producers. जो भी English producers को compete करने वाले थे, सबके पैर काट दिए, सबके पंख छाट दिए, ताकि ये लोग खड़े ही ना हो पाए. आपको एक मजे की बात बताता हूं, आपको मजा आएगा, सुनो मेरी बात. आपको पता है इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था ना बेटा, ये अपना जो हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है, दिख रहा है सबको? जब इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो ये जो लाइन है, आपको अगर एक चीज बताऊं, ये जो लाइन है, दिख रहा है क्या आपको? ये लाइन बच्चों दिख रहा है ना? ये लाइन एक है और ये लाइन एक है. ये अफगानिस्तान वाली लाइन है, या पाकिस्तान वाली लाइन है? आपको पता है ये किसने बनाई? ये अफगानिस्तान वाली लाइन है, ये पाकिस्तान वाली लाइन है. ये पाकिस्तान है. क्या बात है सर, पाकिस्तान बनाने के लिए आपने ग्रीन कलर यूज किया, थैंक्स. और ये आपका अफगानिस्तान है. ये लाइन मिस्टर
रेड क्लिफ ने बनाई है। और ये लाइन मिस्टर डुरंड ने बनाई है। मिस्टर डुरंड, एक पेपर पे लाइन खींची गई है कि ये इसके आगे पाकिस्तान, इसके आगे इंडिया। आपको क्या लगता है वो जमीन पे गए थे टेप लेके कि यहां से यहां तक इतना इतना इंडिया? पेपर पे लाइन मारी गई। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट कि यहां से पाकिस्तान होगा, यहां से इंडिया होगा, ऐसा विभाजन हुआ है हमारा। और जब ब्रिटिशर छोड़ के गए थे ना मुन्ना, आपको पता है कितना पैसा छोड़ के गए थे? क्या लगता है आपको कितना छोड़ के गए होंगे? जब ब्रिटिशर्स गए थे तो इंडिया के लिए कितना पैसा छोड़ के गए थे? फाइनेंस कितना छोड़ के गए थे, क्या लगता है? हाँ, ऐसा अगर होता ना तो इंडिया आज इंडियन इकोनॉमी नंबर 1 पे होती। जितना कमाया उतना छोड़ के जाते। ऐसा कौन छोड़ के जाता? बुआ तुम्हारे घर के जाती। हाँ, सब कुछ लेके जाती है बेटा, कुछ छोड़ के नहीं जाती। पता है कितना पैसा छोड़ के गए थे? 200 करोड़ ओनली। उसमें से भी 1/4 हैज टू बी गिवन टू एंड 3/4 वॉज विथ इंडिया। तुम्हाला कळतंय का रे? तो कितना पाकिस्तान को देना था अपने को? 50 करोड़। और इंडिया के पास कितना रुकना था? 150 करोड़। अपन ने उनको पहला इंस्टॉलमेंट भेजा 25 करोड़ का। पहले इंस्टॉलमेंट से उन्होंने क्या किया पता है आपको? पहले इंस्टॉलमेंट से उन्होंने रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, स्कूल्स बनाई, म्यूजियम्स बनाए? नहीं, नालायकों ने पहले इंस्टॉलमेंट से ही इंडिया पे अटैक किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि अगला इंस्टॉलमेंट नालायकों को देंगे ही नहीं। इमेजिन करो कि बाप ने बेटे को अपना हिस्सा दिया, उसी बेटे ने किसी गुंडे को हायर करके बाप का कत्ल करा दिया। कैसा लगेगा आपको? यही सब कुछ हुआ है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आप मुझे बताइए, क्या हमारी हालत बहुत अच्छी थी कि खराब थी? बहुत खराब थी भाई। और मिलिट्री का भी विभाजन हुआ था सेम। 1/4 मिलिट्री वॉज बीन गिवन टू पाकिस्तान, 3/4 वॉज विद इंडिया। मिलिट्री का भी विभाजन हुआ था और उसी मिलिट्री से नालायकों ने अपने ऊपर वार किया है। हिम्मत तो देखो। एक और एक चीज बताता हूं, मजा आएगा आपको। आज आप अगर देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, इतना इतना पार्ट अपना है क्या रे? क्या? अरे ये पीओके है रे बेटा, विच इज नॉट ओके। दिस इज पीओके। यस सर, नो सर, ये पीओके है। यहां पे ना इंडिया आ सकती ना पाकिस्तान आ सकता है आज अभी। ना हम जा सकते ना वो जा सकते। ये जो है नो मैंस लैंड है। यहाँ पे सिर्फ पहाड़ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो कि अपना है। ये अपना है। लेकिन पता है क्या हुआ था उस समय पे? 1947 के टाइम पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने अपने ऊपर बमबारी करना शुरू कर दिया था। बहुत बड़ा वॉर ये हो गया था। तो अपने जवाहरलाल नेहरू जी जो है ना, परम पूज्य श्री जवाहरलाल नेहरू जी, ये पता है कहां गए? ये गए यूएन। कहां गए? यूएन 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 यूएन। पाकिस्तान मार रहा है, पाकिस्तान मार रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। यूएन बोलते काम करते ना, तुम जाओगे ना वो आएंगे, अलग अलग हो जाओ बेटा, ले लो डाइवोर्स ले लो। ना तुम आओगे ना वो आएंगे। इस जगह को ही सील कर दिया गया और इस जगह आज तक खुली नहीं है। एक और एक चीज बता दूं, क्या ये एरिया अपना है? था। ये एरिया अपना। ये एरिया आज अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन, जो कि हमारा पार्ट नहीं है फॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली जो बोलना है बोलो, फॉर्चुनेटली तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, अनफॉर्चुनेटली। कब गवाया हम लोगों ने ये? 1962 के वॉर में। हिंदी चीनी भाई भाई करके, हिंदी चीनी भाई भाई करके, ऐसा भाई भाई करके चलेगा अपना वो, ये जगह चली गई।
जो इंडिया का पार्ट ये नहीं है। इंडिया ने बहुत वॉर लड़े रे बेटा, बताऊंगा आपको आगे जाके, आएगा ये सब कुछ, थोड़ा डीप में जाएंगे अपन। इंडिया ने बहुत वॉर लड़े और इस वॉर के चक्कर में अपना फाइनेंस बहुत कम हो गया, अपना पैसा बहुत कम हो गया। इंडिया का जो रूपी है बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो गया। आज इंडिया का रूपी क्या है, $1 इक्वल्स ₹95, जो 100 टच कर जाएगा कभी भी। तो इतना डिप्रिशिएट कैसा हो गया, ये सब चीजों की वजह से हमको स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा करेंसी डिप्रिशिएट करना पड़ा, डिप्रिशिएट 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 कर करके हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। इसलिए हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए। ये तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमको ये पाकिस्तान पीओके और तुमको ये अक्साई चीन बताने का कारण क्या था, कि समझो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हो कि इंडिया का 1947 में क्या हाल हुआ था। कितने वॉर्स लड़े इंडिया ने, आज तक कितने वॉर्स लड़े इंडिया ने। सबसे पहले 1947 में ही पाकिस्तान ने वॉर चालू कर दिया था, फिर उसके बाद में वो लोग 1962 में हम लोग चाइना हार गए, फिर पाकिस्तान 1965 में वापस आई। आपने बॉर्डर पिक्चर देखी, बॉर्डर बॉर्डर वन का वॉर है 1965 का, फिर 1971 में वापस पाकिस्तान आ गया, तब बांग्लादेश बना। 1971 का जो वॉर है तब बांग्लादेश बना, ये बॉर्डर 2 है, ये बॉर्डर 1 है पिक्चर है। अभी जो बॉर्डर 2 आई थी ये 1971 का वॉर है, और बॉर्डर 1 जो आई थी वो 1965 का वॉर है। एक और एक पिक्चर आई है, क्या नाम उसका, सरहद कुछ तो नाम है, जो 1962 के वॉर पे जो हम लोग हार गए थे चाइना से। वी लॉस्ट द वॉर विद चाइना, वी वोन द वॉर विद पाकिस्तान, वी वोन द वॉर विद पाकिस्तान, वी वोन द वॉर विद पाकिस्तान। 1999 कारगिल, अगेन वी वोन द वॉर विद पाकिस्तान। एंड इन मिडल ऑफ दिस ऑयल क्राइसिस हुए थे बिकॉज ऑफ इराक, बिकॉज ऑफ इराक। सद्दाम हुसैन का नाम सुना है क्या, सद्दाम हुसैन? अरे बॉम्ब सुतली बॉम्ब के ऊपर सद्दाम हुसैन का फोटो होता है, देखा आप लोगों ने? तो वो क्या था, वो इराक का था। हाँ, इराक का लीडर, मिलिट्री कमांडर, हाँ मिलिट्री कमांडर, जिसने बहुत दहशत मचाई थी और यूएस ने बैंड बजा दी थी, समझ रहे हो? तो इतने सारे वॉर्स लड़ने के बाद में आप मुझे बताइए, आज यूक्रेन वॉर लड़ रहा है, आज यूक्रेन वॉर लड़ रहा है ना, क्या हालत हो गई यूक्रेन की? खत्म हो गया ना रे, फिनिश हो गया ना, खत्म हो गया ना। ये तुमको समझ रहा है क्या बोल रहे हो? तो वॉर किसी भी देश के लिए खराब है, और इंडिया ने बहुत वॉर लड़े और उसी के चलते हमारी इकोनॉमी डाउन हुई है। अरे यस सर, नो सर, यस सर। ये तुमको समझ में आएगा? ये तुमको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है, मजा आ रहा है ना? ये जियो पॉलिटिक्स है विद इकोनॉमिक्स। चलो ओके, कहां पहुंचे हम लोग? लास्ट पैराग्राफ चल रहा है, चलिए। So India's industrial growth was insufficient to bring in a general transformation in its economic structure. The share in the net domestic product (NDP) of the manufacturing sector, excluding small-scale cottage industries, had barely reached 7% even in 1946. Considering its slow progress, the share of factory employment in India was also small, that is 0.4% of the total population in 1900 and 1.4% in 1941. सर ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये डेटा नहीं आता कि भाई कितना परसेंट हुआ था बताओ, नहीं आता, बहुत रेयरली आता है, एक आध क्वेश्चन आता है बस, बाकी नहीं आता। ठीक है, सो ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये मैं आपको सिखाऊंगा जब अपना नेशनल इनकम चैप्टर शुरू होगा तब। आज क्या पढ़ा अपन ने? वी स्टार्टेड विद दिस 1757 से 1958 कॉलोनीज बनी, विभाजन हुआ, टैक्सेस, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, फिर जो इंडिया का जूट सेक्टर था, स्पिंडल सेक्टर था, वो देखा हम लोगों ने, फिर एनडीपी देखा, एंड देन 1947 से आगे 1991 तक जो इंडियन इकोनॉमी है हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आर यू क्लियर? आज जो पढ़ा सबको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? पीओके, अक्साई चीन, ये करते का तुम्हारा रे? ये जाता है ना रे, ये जाता है ना? All right, thank you so much. This is your friend, mentor and coach Kedar Pani signing off for the day. I'll see you tomorrow at the same time. Till the time, take care of yourself. Bye bye.